एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग आता है डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर आता है, यानी कि ये एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे अंडर द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट कुछ खास तौर पर, कुछ इन्वेंट करने पर, कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफी से बिलोंग करने या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से किसी को ये टैग दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी ने कुछ इन्वेंट किया है, जैसे कि नई साइंटिफिक डिस्कवरी की है, तो उसे पैटेंट टैग दिया जाता है। ऐसे ही आर्टिस्टिक लोगों के लिए कॉपीराइट होता है और बहुत तरीके से और होते हैं। इसमें अपन पर्टिकुलरली एक ट्रिप्स के आईपी एग्रीमेंट के में बात करेंगे, वो है जीआई टैग के बारे में। और इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी अपन इन डेप्थ इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जीआई टैग होता क्या है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अपन ऑफन सुनते आते हैं जो पर्टिकुलर किसी ज्योग्राफी की वजह से ही फेमस होते हैं। ज्योग्राफी यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में सदियों से उनका ओरिजिन है, वहां पर बनाया जाता है और इसकी वजह से उस पर्टिकुलर जगह के वो प्रोडक्ट एक डिफाइंड क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस है दार्जिलिंग टी, यानी कि टी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दार्जिलिंग में होती है, लेकिन जो दार्जिलिंग की टी होती है उसकी लीव्स बड़ी होती हैं, एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल आता है और उसका टेस्ट वहाँ की सॉइल की वजह से एक बहुत ही डिस्टिंक्ट स्पाइसी टेस्ट आता है, एंड दैट इज वाई दार्जिलिंग टी फेमस है। ऐसा ही यदि अपन बात करें तो आगरा का पेठा हो गया, बीकानेर की भुजिया हो गई, इस तरीके से कई चीज हैं। ऐसा कहीं पर भी मतलब नहीं है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, बट ये कहना है कि ये प्रोडक्ट जो इस रीजन का है वो एक डेफिनेट क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि ड्यू टू देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिन रिप्रेजेंटिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन, एक टैग दिया जाता है जिसे अपन जीआई टैग देते हैं। यदि अपन देखें इस टैग का फायदा क्या है, तो इस पूरे के पूरे खरीदने से बेचने के सिस्टम में तीन मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले यदि आप समझोगे तो एक आएगा प्रोड्यूसर, दूसरा आएगा कंज्यूमर और तीसरा आप इकोनॉमी या सोसाइटी की बात कर सकते हो या एज अ होल कंट्री की बात कर सकते हो। तो यदि आप सोचो प्रोड्यूसर के तौर पर क्या एडवांटेज है, सबसे पहला, प्रोड्यूसर यदि ऑथेंटिक क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है, फॉर एग्जांपल बीकानेर का भुजिया बना रहा है और ये भुजिया एक अच्छी क्वालिटी का है, यदि इसे ये टैग मिल जाता है तो ये प्रोड्यूसर हायर दाम, हायर कॉस्ट वसूल कर सकता है इस भुजिया के लिए, क्योंकि ये हायर क्वालिटी का है। तो प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, इनकी कॉस्ट ज्यादा ये वसूल कर सकते हैं। सेकंड, यदि अपन कंज्यूमर के सेंस से देखें तो कंज्यूमर किसी दूसरे भुजिया जो डुप्लीकेट भुजिया है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और इन्हें एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा जो ये प्राइस में ऑफर कर रहे हैं। और यदि प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स दोनों सेटिस्फाइड हैं तो इससे पूरा का पूरा सप्लाई चेन बढ़ेगा, इससे इकोनॉमी की बढ़त होगी, एंड इसी वजह से ताकि ऑथेंटिसिटी टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर इंश्योर्ड एंड इकोनॉमी प्रॉस्पर्स, इस वजह से जीआई टैग का स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग में हुआ ऐसा था, यदि अपन स्टोरी समझे तो स्टार्टिंग में टैग ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस से। अब कुछ पर्टिकुलर टाइप से जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स थे, बेवरेजेस थे, शैम्पेन पर्टिकुलरली, ये फ्रांस के हिल से प्रोड्यूस होता था। ये सिचुएशन थी बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। बट हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर टू के समय सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई थी, तो सारी कंट्रीज इंडिविजुअली अपना शैम्पेन खुद प्रोड्यूस करने लग गए। इस वजह से आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू फ्रांस ने और उनसे एसोसिएटेड जितने भी सिमिलर को प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मिलके जो नॉर्दर्न फ्रांस से शैम्पेन फॉर्म कर रहे थे उसके क्वालिटी को एंडोर्स करते हुए जीआई टैग का स्टार्ट किया, ताकि कंज्यूमर्स को पता चले जो फ्रांस में शैम्पेन प्रोड्यूस हो रहा है वो बाकी कंट्रीज के प्रोडक्शन से किस तरीके से भिन्न है, डिफरेंट है। इस वजह से जीआई टैग की शुरुआत हुई थी। यदि अपन जीआई टैग इंडिया के सेंस में देखें
तो 496 प्रोडक्ट्स अभी की डेट में नवंबर तक में जीआई टैग मिला है। इसमें देखें बहुत वैरायटी के हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि बासमती राइस एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसे दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में है जीरा फूल, एक राइस है। छोटे दाने होते हैं बट उनकी जो स्मेल होती है ज़्यादा एरोमेटिक होता है, टेस्ट में एक डिफरेंट टेस्ट होता है। लीची फ्रॉम बिहार। इसके अलावा हैंड एम्ब्रॉयडरी जैसे चिकनकारी जो होती है उसे दिया गया है। फूड प्रिपरेशन में जैसे कि बीकानेर का भुजिया, इस तरीके से अलग अलग वैरायटी में जीआई टैग दिया जाता है। मुद्दे की बात क्या है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं क्या मेजर इश्यूज हो रहे हैं, इतने जीआई प्रोडक्ट्स के टैग देने के बाद भी यदि अपन एक्सपोर्ट देखें जो जीआई कमोडिटीज का हो रहा है वो इनफैक्ट ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया ने जीआई टैग की पोटेंशियल को सही तरीके से गैल्वेनाइज नहीं किया है। इस वजह से अपन समझेंगे जीआई टैग में क्या मेजर इश्यूज हैं एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट कुड बी टेकन। नंबर वन, यदि अपन बात करेंगे क्वालिटी चेक की कहीं पर भी बात नहीं हो रही है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने उठाया है, वो है थंजावुर पेंटिंग्स का। थंजावुर पेंटिंग्स कावेरी डेल्टा में बहुत फेमस है, यानी कि तमिलनाडु के जो ईस्टर्न रीजन है, जो डेल्टा रीजन है, वहां पर ये पेंटिंग बनाई जाती है। अब यदि कभी भी आप एक्चुअल हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाया जाता है उसे देखेंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। उसी तरीके से इसकी कॉस्ट 6,000 रुपए से जाकर 25 लाख रुपए तक कॉस्ट बढ़ सकती है। बट इसके कंपैरिजन में यदि आप देखोगे तो बहुत सारी थंजावुर पेंटिंग्स के नाम पर आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो उनसे बहुत चीपर क्वालिटी में है, लोअर क्वालिटी में है, और इनकी कॉस्ट जो है मल्टीपल टाइम्स डाउन रहती है। बट बिकॉज जो कंज्यूमर्स रहते हैं ऑफन उनको थंजावुर की ओरिजिनल पेंटिंग्स और इन फेक प्रोडक्ट्स के बीच में अंतर नहीं पता होता है, तो दे एंड अप बाइंग दीज चीपर प्रोडक्ट्स। जो ट्विन फोल्ड नुकसान होता है, प्रोड्यूसर्स को क्या नुकसान है, उनकी पेंटिंग वाइडर मार्केट तक नहीं पहुंच रही है। कंज्यूमर्स का क्या नुकसान है कि उन्हें लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यानी कि सिर्फ जीआई टैग देने से कुछ नहीं होगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि क्वालिटी चेक भी आगे मेंटेन की जाए। सेकंड है, ऐसा ही एग्जांपल यदि आप अल्फांजो मैंगोस के बारे में बात करोगे तो अल्फांजो मैंगो ये रत्नागिरी में उगाए जाते हैं, यानी कि महाराष्ट्र में। इन्हें बोला जाता है हाफुस मैंगो कॉमन भाषा में। कॉमन हाफुस मैंगो अपन बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। यदि अपन देखें तो इनके जो पल्प होता है बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। इस वजह से ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि इवन यूरोप एंड यूएस में भी बहुत कॉमन है। बट यदि आप हाफुस मैंगो के बारे में देखोगे तो बहुत बार आपको कर्नाटक, जो इसका ओरिजिनल प्रोड्यूसर नहीं है, कर्नाटक, वहां से भी आपको मिलेगा कि कर्नाटक के नाम से लोग सेल कर रहे हैं। बट ये ओरिजिनली कहाँ से है? महाराष्ट्र के एरिया से। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि क्वालिटी चेक मेंटेन रहे। सेकंड, यदि अपन देखें तो वर्ल्ड ओवर यदि अपन जीआई टैग की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि कोलंबिया की कॉफी, मेक्सिको का टकीला, या इवन स्कॉटलैंड की विस्की। स्कॉटिश विस्की अपन हमेशा देखते हैं, कॉमन है। यदि आप बहुत फेमस शोज देखेंगे उसमें कोलंबिया के कॉफी को बहुत बार प्रचार किया जाता है, इंक्लूडिंग मॉडर्न फैमिली। यदि आपने ने सीरीज देखा होगा तो दिस शोज कि इवन आउटसाइड द कोलंबिया कितना हद तक ये पॉपुलर हुआ है। तो ये जो इस एक्सटेंट तक की सक्सेस है वो इंडिया में बहुत ज्यादा लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि एक मेजर काम जो होता है जीआई टैग देने के बाद वो होता है मार्केटिंग का, यानी आपको थ्रू आउट उसे एक मार्केट करना है। दिस मार्केटिंग हैज टू कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हैज टू कम फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इट हैज टू कम एट द लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक लेवल्स, जैसे कि एम्बेसी के थ्रू आप अपने कल्चर एग्जीबिशंस में करोगे। बट ये मार्केटिंग इंडिया में बहुत ज्यादा कम देखी गई है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो सिमिलर प्रोडक्ट्स अदर कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट इंडिया क्योंकि मार्केटिंग कम कर रहा है और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं अदर कंट्रीज के चीपर होते हैं, इस वजह से जीआई टैक्स
वाले प्रोडक्ट कंपेयरली इंडिया में अपनी शाइन को लूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लासिक एग्जांपल है दार्जिलिंग टी का, जहां पर दार्जिलिंग में, जहां पर वेस्ट बंगाल में इसे उगाया जाता है, वहां पर बहुत एक्सेसिव क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स की वजह से, लेबर की कॉस्ट की इंक्रीज होने की वजह से, और ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से जो वहाँ के प्लांटेशन ओनर्स हैं, बहुत स्ट्रेस में आके अपने टी के फार्म्स को बेचे जा रहे हैं। वहीं पर आप देखोगे कि नेपाल अपनी चाय को हिमालयन टी के नाम से बहुत सक्सेसफुली ब्रांड कर रहा है। दो कारण है, प्रॉपर ब्रांडिंग और सस्ती कॉस्ट होने की वजह से नेपाल की टी थ्रू आउट द ग्लोब बढ़ रही है, इंक्लूडिंग इंडिया में भी इसकी फ्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और उसका एक्सपोर्ट फ्रॉम नेपाल बढ़ते जा रहा है। जबकि दार्जिलिंग टी का जो एक्सपोर्ट है, आप देखोगे वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, यानी कि प्रॉब्लम्स हैं सिस्टमैटिक जो अपन मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे, ऑफन क्या होता है इंडिया में, आप एक प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हो और उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किए, बट ऐसी सिमिलर कैटेगरी के अदर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो उनको बहुत नुकसान हो रहा है। इसका एक एग्जांपल पिक किया है मैंने, जो है बासमती राइस। यदि बासमती राइस आप देखोगे तो ये इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल जीआई प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पर्टिकुलरली यदि आप देखोगे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, जो ये नॉन वेज के साथ बासमती राइस को खाना बहुत पसंद करते हैं और अपने लंबे दाने की वजह से एक रिच लुक देता है, जो गल्फ के शेख्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस वजह से आप देखोगे तो बासमती का एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ा है। बट क्या होता है, साथ ही साथ बासमती के अलावा कुछ छोटे और एरोमेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है गोविंद भोग राइस, वेस्ट बंगाल में होता है। बट अपन क्या कर रहे हैं, इनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इससे इनको नुकसान हो रहा है। जैसे कि अभी रिसेंट में जब इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, तो दो बातें हुई थी। सबसे पहले देयर वाज एग्जेम्पशन टू बासमती राइस, यानी कि बासमती राइस का इंपोर्ट परमिटेड था, दैट इज द नंबर वन कंडीशन। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे, अदर देन ऑल द बासमती, सारी राइस को नॉन बासमती कैटेगरी में रखा गया, यानी कि ये राइस को नुक्स अदर कैटेगरी में रखे जाने की वजह से हुआ क्या, इसी में ये गोविंद भोग राइस भी आ गया। इस वजह से इनका जो एक्सपोर्ट है अचानक से बैन कर दिया गया। और डिस्पाइट हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर अरोमा लाइक द बासमती राइस, इनका जो प्रोडक्शन हुआ सफर किया। यानी कि जब भी अपन जीआई रिलेटेड टैग वाले प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, जरूरी ये भी है कि उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है अपन खराब ना करें, क्योंकि ओवरऑल एम तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का है। इसके अलावा एक बात अपन ने ऑलरेडी कर चुकी है क्वालिटी इशू की, कि क्वालिटी चेक लगातार बरकरार रहने की जरूरत है। जैसे कि आप एक तरीके से क्यूआर कोड लगा सकते हो, या कुछ ऐसा सिस्टम लगा सकते हो जिससे आप ओरिजिन देख सकते हो प्रोडक्ट की, कौन प्रोड्यूस किया है, क्या वो जो प्रोप्राइटर ने प्रोड्यूस किया है वो जीआई टैग का ऑथेंटिक होल्डर है। ऐसे कुछ तरीके आप लगा सकते हो, बिल्कुल जो इम्प्लीमेंटेबल भी हैं आज के ज़माने में। इसके अलावा जीआई टैग्स की वजह से आप देखोगे काफ़ी बार स्टेट के बीच में इश्यूज हुई हैं। कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में रसगुल्लों को लेके इशू हुआ था। अब इस वजह से क्या हुआ कि दोनों के दोनों को राइट मिल गई। ऐसा ही एक इशू बासमती राइस के लिए भी हुआ था, जहां पर बासमती जो मेजरली उगाया जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो पर्टिकुलर जो स्टेट्स आते हैं वो है पंजाब, हरियाणा एज वेल एज वेस्टर्न यूपी, यानी कि फुट हिल्स ऑफ, जो आप हिमालयाज देखो, जो तेराई रीजन है वहां पर ज्यादा उगाया जाता है। बट यहीं पर एमपी ने भी डिमांड करी थी कि हमें भी बासमती टैग दिया जाए, बट फाइनली एमपी को नहीं दी गई थी। तो कहने का अर्थ यह है कि ऑफन बिना उसके इम्प्लीकेशन समझे हम एक बैटल में फंसे रहते हैं, जो बैटल इंडिया एज अ कंट्री के टैग की क्वालिटी को अंडर एस्टिमेट करता है, और इस तरीके से ये हमारी ऑथेंटिसिटी को कम करता है।
दीज आर द मेजर इश्यूज जिसकी वजह से इंडिया ने जीआई टैग की पोटेंशियल को सही तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया है। इसके अलावा यदि अपन देखें, कुछ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, खासकर यदि अपन इसे यूटिलाइज करें तो। जैसे कि जहां पर अपन ने किया है वो है बासमती राइस, हाफूज मैंगो और दार्जिलिंग टी। अब भले ही ये डिक्लाइन में है, बट एटलीस्ट ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं आई एम सॉरी, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहां पर इंडिया ने जीआई टैग को सही तरीके से लेवरेज किया है। बट यदि देखा जाए तो इंडिया के पास ऐसे मोर देन 15,000 प्रोडक्ट की पोटेंशियल है, जहां पर यदि सही तरीके से ब्रांडिंग की जाए, उसके अलावा सही तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए, रिकॉग्निशन एंड मार्केटिंग की जाए, तो इन सारे प्रोडक्ट से इंडिया के जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। दैट इज द नंबर वन क्राइटेरिया। इसके अलावा यदि अपन समझे, इनके अलावा एक्सपोर्ट करने के अलावा जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा, जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं, जो खासकर वल्नरेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फार्मर्स हो या हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, ट्राइबल्स हैं, तो यदि एक्सपोर्ट अपन बढ़ाते हैं तो इन वल्नरेबल कम्युनिटीज की को फायदा मिलेगा, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है हमारी इकोनॉमी के साथ। बट यदि अभी अपन बात करते हैं जीआई लॉ के बारे में, तो जीआई लॉ सबसे पहले क्या होता है? जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था। ट्रिप्स एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ के बाद आया था, उसी में एक जीआई का भी इनकॉर्पोरेशन होता है। और यदि आप देखोगे तो 2003 में ये एनफोर्स हुआ और दार्जिलिंग टी पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग दिया गया। बट थोड़ा सा यदि अपन हिस्ट्री समझते हैं तो ये इशू इसलिए हुआ था, ये एक्ट इसलिए आया क्योंकि 1997 में यूएस की एक कंपनी है राइस टैग, उन्होंने राइस टेक ने जीआई टैग बासमती राइस के लिए इशू करा लिया था। अब आप समझो कि ये प्रोडक्ट उनका था भी नहीं, इंडिया में सदियों से आता है, उसके बाद भी जीआई टैग उन्हें इशू कर दिया गया था। कंसिक्वेंटली इंडिया ने इसके लिए फाइट किया एंड फाइनली राइस टेक का जीआई टैग हट गया। और इसके बाद इंडिया को लगा कि उनकी जीआई इन्वेंट्रीज को रिकॉग्नाइज करने की एक लिस्ट पब्लिक होनी चाहिए। इस वजह से जीआई एक्ट 1999 आया था। अब इसी में एक चीज यदि अपन समझते हैं, वो ये है कि ऐसा ही बहुत बार और भी हुआ है, जैसे कि इन यूएस ने हल्दी को पैटेंट करा लिया था। अब यदि आप देखोगे तो हल्दी सदियों से यूज होते रही है इंडिया में कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से, तो इसे एंटीसेप्टिक की तरह यूज करना, एंटीबायोटिक की तरह यूज करना बहुत कॉमन ट्रेंड है इंडिया में। इस वजह से ऐसा ही एक फ्रेमवर्क इंडिया ने राइट नाउ टीकेडीएल लॉन्च किया है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसका काम भी यही है कि इंडिया की जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे अपन ने बात करी हल्दी, जैसे होता है तुलसी की चाय पीना, जब भी हमारे गले में कुछ होता है अपन जिंजर टी पीते हैं, कुछ इस तरीके के जो आइटम्स होते हैं उनको टीकेडीएल में इंडिया ने डिजिटली स्टोर किया है, जो कि 6 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि फ्रेंच, स्पेन, इस तरीके की लैंग्वेजेस में अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश में अवेलेबल है, ताकि वी कैन कैटलॉग और भविष्य में हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको दूसरी कंट्रीज पैटेंट ना करा सके। इस वजह से ये किया गया है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कैसे इंडिया पोटेंशियल यूज कर सकती है, तो वो है, जैसा अपन ने एक ऑलरेडी बात किया कि एक पूरा का पूरा प्रोप्राइटर नेटवर्क बनाने की जरूरत है, जिनको जीआई का ऑथराइजेशन है। अब ये ऑथराइजेशन अभी भी दिया गया है, बट इसे कैसे वेरीफाई किया जाए इसका कोई तरीका नहीं है। यदि सामने वाला कोई पर्सन मुझे शोलापुरी चप्पल नाम से बेच दे, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है एज अ कंज्यूमर मैं आइडेंटिफाई करूं कि ये सही में उसी प्लेस की ओरिजिन रखता है या नहीं। इसी कारण कुछ पूरी सप्लाई चेन ओरिजिन से लेकर फाइनल तक ट्रेस करने का एक मैकेनिज्म की जरूरत है। साथ ही साथ एक रोबस्ट इंस्पेक्शन की जरूरत है, ताकि इस तरीके के क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हमारे टैग को यूज कर रहा है वो स्पेसिफाइड रहे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये आता है, वो इंश्योर करे कि ऐसे प्रोडक्ट्स की इंस्पेक्टेड है।
इसके अलावा एक बहुत अच्छे से ब्रांडिंग का तरीका है, ये कोलंबिया की कॉफी के ये एक फिक्टोशियस पर्सन है जिनका नाम जुआन वाल्डेस है। इनको आपने देखा होगा बहुत बार वेस्टर्न टीवी सीरीज में, इनके प्रोडक्ट्स में, कॉफी में इनका नाम हमेशा इनकी इमेज और ब्रांडिंग इस तरीके से की गई है। अब ये पर्सन के नाम से कोलंबिया ने बहुत समय से ब्रांडिंग की है अपने कॉफी की, एंड वो कंसिस्टेंट अप्रोच रही है और लगातार मार्केटिंग की गई है कि आज यदि आप कॉफी का नाम सुनोगे तो कोलंबिया ही नाम आता है दिमाग में। कैसे की गई है मार्केटिंग, पूरी की पूरी एक कॉन्कर्ट स्ट्रैटेजी बना के ये किया गया है। ऐसा ही कुछ इंडिया यूज कर सकती है अपने मेजर प्रोडक्ट्स को, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स में कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को जिनमें इंडिया की पोटेंशियल ज़्यादा है उनको यूज़ करके प्रमोट कर सकते हैं ताकि जीआई की फुल पोटेंशियल यूटिलाइज हो। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।